हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये क्लास राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 2 है। आई होप पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा, देन पार्ट 2 पर आओगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो पार्ट 2 भी समझ में आएगा। हम इस बुक को लेकर चल रहे हैं। इस बुक का राष्ट्रीय परिदृश्य वो पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए उसका पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है पीएम मित्र पार्क। पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। 3 फरवरी 2026 को वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पीएम मित्र पार्क से संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी। इतना बस रेफरेंस है, पृष्ठभूमि है। अब देखो इसके बारे में हमें बेसिक समझना है। पीएम मित्र पार्क, इसको केंद्रीय बजट 2021-22 में स्टार्ट किया गया था। तो वस्त्र मंत्रालय ने यानी कि स्टार्ट किया था, शुभारंभ किया था पीएम मित्र पार्क को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यानी इस योजना का उद्देश्य, तो उद्देश्य संचालन के पैमाने को सक्षम बनाना, पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत को कम करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना एवं निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। हमें कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो भी साथ साथ में याद करने हैं। पीएम मित्र पार्क राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए राज्यों के पास न्यूनतम 1000 एकड़, याद रखना है 100 नहीं है, कितना है 1000 एकड़ की सतत एवं विवाद या बाधा रहित भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। राज्य सरकार इस भूमि को स्पेशल पर्पज व्हीकल को नामात्र नोशनल मूल्य पर हस्तांतरित करती हैं ताकि भूमि परिसंपत्ति का उपयोग निवेश आकर्षित करने और पार्क के विकास रख रखाव में किया जा सके। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि औद्योगिक भूमि उपयोग की अनुमति उपलब्ध हो। कुल क्षेत्र के 10% भाग में वाणिज्यिक भूमि उपयोग की अनुमति दी जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध हो। ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए अलग अलग एसपीवी बनाए गए हैं जिनमें राज्य सरकार की 50% यानी 51% भागीदारी, केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है। अब इस योजना का क्रियान्वयन हम पहले भी देख चुके थे कि वस्त्र मंत्रालय इसके सब कुछ देख रेख करता है। देन इसमें आ जाओ कि इसी पीएम मित्र पार्क के तहत 7 स्थलों पर स्थापित करने को अंतिम रूप दिया है सरकार ने। पीएम मित्र पार्क 7 स्थलों पर बनाए जाएंगे। कौन कौन से 7 स्थल हैं? तमिलनाडु में विरुधुनगर, तेलंगाना में वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कलबुर्गी, मध्य प्रदेश का धार, देन उत्तर प्रदेश का लखनऊ, महाराष्ट्र का अमरावती। अगर हमारा यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो उसमें हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश का देख के ही जाना है। ठीक है, इनके लिए इतना बजट था, हमने देख लिया। आई होप पीएम मित्रा समझ में आई होगी। उसके 7 स्थल कौन कौन से हैं, वो भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो भी। देन नेक्स्ट, एक जनपद एक व्यंजन योजना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ तो किसने किया था इसका? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जनवरी 2026 को किया था। कहाँ किया था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में किया था इसका। ठीक है, देन इसमें 5 युवतियां अन्य भी थी, जैसे शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्य, डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर सुधांशु सिंह, जिन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपद जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर, झांसी के जिलाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया था। कब? इसी योजना उद्घाटन के समय। देखो, वर्ष 2017 में सरकार के घोषणा पत्र में एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना की गई थी। उत्तर प्रदेश की अत्यंत सफल एक जनपद एक उत्पाद परियोजना
योजना की तर्ज पर ही एक जनपद एक व्यंजन, ODOC, ये वाला क्या है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन्स योजना तैयार की गई, जिसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्धि एवं विविधता खान पान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अपने पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन हैं, जिन्हें ODOC योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैनपुरी है तो वहां पर सोन पापड़ी फेमस है, मथुरा में पेड़ा फेमस है, अलीगढ़ में चमचम फेमस है, आगरा में पेठा फेमस है, देन गोरखपुर का लिट्टी चोखा, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन की बात की गई है। कानपुर में समोसा लड्डू, हाथरस रबड़ी, कासगंज कलाकंद, मूंग का दलमा, एटा चिकौरी, सुल्तानपुर कड़ाहा की पुरी और कोहड़े की सब्जी, बाराबंकी चंद्रकला मिठाई, आजमगढ़ सफेद गाजर का हलवा, वाराणसी लौंग लत्ता हींग कचौड़ी, बरेली सेवाइयां, अमेठी समोसा, बस्ती सिरका, देन सिद्धार्थनगर राम कटोरी। अगर आप में से कोई इन डिस्ट्रिक्ट से हो तो बताना, क्योंकि अगर होंगे तो मुझे भी खिलाना। मेरा एक दोस्त है आजमगढ़ का, लेकिन उसने कभी भी सफेद गाजर का हलवा नहीं खिलाया है। अगर आप हैं तो खिला सकते हैं। आगे, ODOC मॉडल के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों में कुजीन क्लस्टर की व्यवस्था विकसित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनेंगे। ठीक है, बेसिक है, बाकी सब कुछ। प्रत्येक जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में यह जोन विकसित किए जाएंगे। देन ये भी पढ़ सकते हो आप, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। देन नेक्स्ट ये देखो, यानी कि अभी हम देखा था CM युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 जनपद है जिन्हें सम्मान किया गया था, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी। अब ये वाला रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, इसको जारी किसने किया है, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन WIF की एक पहल है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक विमर्श को नए सिरे से परिभाषित करना है। यह पहल शक्तिशाली राष्ट्रों की अवधारणा को ध्यान हटाकर उत्तरदायी राष्ट्रों की अवधारणा पर केंद्रित करती है तथा राष्ट्रों के मूल्यांकन उत्तरदायित्व के नए मानदंड के आधार पर करती है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच हुए अकादमिक सहयोग का परिणाम है, जिसकी समवर्ती पुष्टि भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई IIM मुंबई द्वारा की गई थी। इस सूचकांक में विश्व के 154 देश शामिल किए गए हैं। ठीक, 19 जनवरी 2026 को रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 की संक्षिप्त रिपोर्ट को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया था। इस सूचकांक के 3 स्तंभ में आंतरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, बाह्य उत्तरदायित्व, 7 आयाम है। देन बाकी ये सब एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। देन नेक्स्ट, इसमें यानी तुलनीय सुनिश्चित करने के लिए सभी संकेतकों को 0-1 के पैमाने पर मिन मैक्स स्केलिंग विधि के माध्यम से सामान्यीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल मिलाकर शीर्ष 20 देशों में 16वें स्थान पर शामिल है। इस रैंकिंग के अनुसार यानी सिंगापुर सबसे टॉप में है, देन स्विट्जरलैंड, देन डेनमार्क। भारत की स्थिति 16वीं है, USA 66वां, देन चीन 68वां, देन पाकिस्तान 90वां, अंतिम है मध्य अफ्रीकी गणराज्य 154। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली
भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत कामाख्या को हरी झंडी दिखाई। वहीं उन्होंने असम में उन्होंने गुवाहाटी के सरोसजाई स्टेडियम में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्मा दोहो 2026 में भाग लिया था। बागुरुम्मा दोहो 2026। दूसरा फैक्ट, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत कामाख्या पश्चिम बंगाल में। दो फैक्ट हैं। देन सेम, जो मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हवाड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बजट इसका इतना है। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखी, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन IWT टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल किया था। पीएम ने कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैटारमरान का भी शुभारंभ किया था। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन्हें बनाएगा। देन पीएम ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। यह भारत का पहला प्रकृति आधारित नेचर्ड थीम हवाई अड्डा टर्मिनल है। इस हवाई अड्डे का डिजाइन बेम्बू आर्किड्स विषय के अंतर्गत असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। इसके बाद उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना का भी भूमि पूजन किया था। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया की 10 वर्ष स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 5.0। स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा पीएम द्वारा 15 अगस्त 2015 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई थी, जिसका औपचारिक शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया था। यह पहल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अंतर्गत की गई थी। 16 जनवरी 2026 को मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया पहल की एक ऐतिहासिक दशक को चिन्हित करता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। दिसंबर 2025 तक भारत में 2 लाख से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो गया है। करीब 50% स्टार्टअप टीयर सेकंड टीयर थर्ड शहरों से आए, जिससे स्पष्ट है कि उद्यमिता अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है। दिसंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त 48% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक साझेदार है। 10 वर्षों में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। कौन? भारत। देन इसको भी देख लेना आप। बजट इसका कितना रखा है? 10,000 करोड़। देन नेक्स्ट, बेस्ट परफॉर्मर यानी कि बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन कौन से हैं? तो श्रेणी ए में गुजरात शामिल है, श्रेणी बी में अरुणाचल प्रदेश है। टॉप परफॉर्मर में कौन आएगा? तो श्रेणी ए में कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये शामिल है, यानी कि यूपी टॉप परफॉर्मर में शामिल है ए श्रेणी में। लीडर में जैसे ए श्रेणी में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड। बी में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। देन आकांक्षी यानी एस्पायरिंग लीडर में कौन शामिल है? तो श्रेणी ए में शामिल है बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा।
बी में शामिल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, श्रेणी ए में तो छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली में शामिल है। बी में शामिल है चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और लद्दाख, देन लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इसी के तहत यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA 5.0 प्रमुख श्रेणीवार विजेता कौन है? जैसे कृषि नवाचार पुरस्कार, स्टार्टअप का नाम क्या है? AREETE, कहां से है? महाराष्ट्र से। एस्पायर पुरस्कार फ्यूजलेस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, केरल से। सामुदायिक विकास उत्प्रेरक क्रेडिट बकेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कहां से है? बिहार से। देन कुछ हेल्थ टेक उत्कृष्टता, ये महाराष्ट्र से है। मेक इन इंडिया उत्कृष्टता गॉट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु से है। अवसंरचना हेतु विजनरी पुरस्कार, ये यूपी से है, जिसका नाम क्या है? हाइफेन SCS प्राइवेट लिमिटेड। महिला नेतृत्व इनोवेटर्स एरिवेशन फैशन टेक प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा से। ठीक। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 लाए थे। ये विनियम 2012 को चेंज करने के लिए लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो अब ये हमारे एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, यानी कि इन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक बार यहाँ पर बेसिक समझ लो यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। तो भारत में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के मानक तय करने और समन्वय कोऑर्डिनेशन को वैधानिक निकाय के लिए यूजीसी सर्वोच्च संस्था है। यूजीसी के विनियमन ऐसे नियम होते हैं जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के लिए बाध्यकारी ढांचा बनाते हैं। इन्होंने यानी कि इनको यूजीसी को 1956 के एक्ट के तहत वैधानिक दर्जा मिलता है और इसी के तहत ये कुछ रूल्स लेकर आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इन पर अस्थायी रोक लगा देते हैं। देन रोक क्यों लगाते हैं, विरोध क्यों होता है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। 29 जनवरी 2026 को रोक लग जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, शांति एक्ट 2025 किससे संबंधित है? बस बेसिक प्रश्न ये आना चाहिए आपको कि शांति एक्ट परमाणु से संबंधित है, परमाणु एनर्जी से संबंधित है, परमाणु रिएक्टर से संबंधित है। अब देखो 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन अभिवर्धन विधेयक 2025 शांति बिल अधिनियमित हो गया है। यह अधिनियम भारत के परमाणु कानूनी ढांचे का समेकन, एकीकरण और आधुनिकीकरण करता है तथा नियामकी निगरानी के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इसको ये वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। साथ ही वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का दीर्घकालिक लक्ष्य भी बनाता है। 3 पॉइंट्स, पहला कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, दूसरा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा, तीसरा 2047 तक हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है हमारा। शांति इसका पूरा नाम क्या है, देख लो वीडियो पॉज करके। देन यानी कि यह अधिनियम 2 पुराने कानूनों की जगह लेता है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 एंड परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 की। इसके तहत जिन गतिविधियों में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है उनमें प्रमुख है परमाणु संयंत्र रिएक्टर का निर्माण, स्वामित्व और संचालन, परमाणु ईंधन का निर्माण, परिवहन, व्यापार और भंडारण। इसमें सुरक्षा का जरूरी नियम यह है कि जहां भी विकिरण के संपर्क की संभावना हो वहां काम शुरू करने से पहले परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशंस बोर्ड EERB से सुरक्षा अनुमति, सेफ्टी ऑथराइजेशंस लेना अनिवार्य है इस एक्ट के तहत। देन नेक्स्ट
इस स्वीकृत व्यवस्था में दायित्व में सीमा में यानी कि 100 करोड़ से 3000 करोड़ जैसे यानी कि छोटे छोटे टारगेट रखे गए हैं। देन हमने देख ही चुके थे कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशंस बोर्ड को वैधानिक दर्जा मिल गया है। अब बोर्ड में कौन होगा, तो एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम 7 अंशकालिक सदस्य होंगे। शांति अधिनियम के तहत अपील सुनने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतितोष रेड्रेसल सलाहकार परिषद एटॉमिक एनर्जी रेड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की गई है, जो केंद्र सरकार या बोर्ड के आदेश या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनेगी। अपीलीय बोर्ड का भी गठन किया गया। देन इंपॉर्टेंस एक और, विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 यानी वीजी रामजी एक्ट, इसमें यानी कि 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीवीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 कानून बन गया है। अब ये 2025 का एक्ट है वो मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा और विकसित भारत के अनुरूप एक नया वैधानिक ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत क्या हुआ है कि प्रति ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक रोजगार की गारंटी बढ़ाई है। कितने, 125 दिन तक। अब ये लागू कब से हुआ है, तो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। देन इसको हमें यानी कि वीवीजी रामजी एक्ट 2025 बोलते हैं। वीवीजी रामजी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे लोकसभा में कब प्रस्तुत किया था, 16 दिसंबर 2025 को, संसद से पारित 18 दिसंबर को, राष्ट्रपति की मंजूरी भारत के राजपत्र में प्रकाशित 21 दिसंबर को, प्रति ग्रामीण परिवार गारंटी कार्य दिवस 125 है। कृषि मौसम हेतु राज्य अधिसूचित पौज अवधि यानी कि राज्य इसमें इतना पौज कर सकते हैं, कितने दिन का, 60 दिन तक का, जब कृषि फसल वगैरह कटे तब। ठीक है। देन नेक्स्ट, मजदूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर काम किए जाने की स्थिति से अधिकतम 15 दिनों में मजदूरी भुगतान हो जाए। काम न मिलने पर 15 दिन बाद बेरोजगारी भत्ता दे। प्रशासनिक व्यय सीमा 6% से बढ़ाकर 9%। क्रियान्वयन की केंद्र प्रायोजित योजना है ये, जिसमें 60-40 केंद्र राज्य, देन पूर्वी हिमालय 9-10 एंड 90-10 विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, बिना विधानसभा वाले 100% केंद्र। 125 दिन तक रोजगार मिलेगा। 4 इसके प्राथमिक ऊर्ध्वाधर क्षेत्र वर्टिकल्स के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जैसे कि जल संबंधित कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना, अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने हेतु विशेष कार्य। ठीक, अब आ जाओ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 के मध्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए अभिलिखित आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। पीएम मोदी जी ने इस अवसर पर मुख्य आध्यात्मिक स्मरण कार्यक्रमों में 10 से 11 जनवरी 2026 के मध्य भाग लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव के अवसर पर वहां उपस्थित रहे थे। ये श्लोक है, इससे ये साबित होता है कि जो सोमनाथ है ना गुजरात का, वो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर रखा गया है, जिससे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उसके महत्व का पता चलता है। गुजरात में वेरावल के निकट प्रवास पाटन में स्थित है सोमनाथ मंदिर। केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये
यानी जो सभ्यतागत निरंतरता का एक जीवंत प्रतीक है। और सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया गया था। 2026 का वर्ष उस समय के भी 75 साल पूरे होने का अवसर है, जब स्वतंत्रता के बाद 11 मई 1951 को मौजूदा सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए फिर से खोला गया था। वर्ष 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया और मंदिर के पुनर्निर्माण का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। कैलाश महामेरु प्रसाद स्थापत्य शैली में निर्मित वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को हुई थी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। कहाँ है राष्ट्र प्रेरणा स्थल? लखनऊ में। किसकी पूर्व जयंती पर या जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय, महाराजा बिजली प्रपासी की जयंती का विशेष दिन है, जिन्होंने देश की एकता, पहचान और सुशासन में बड़ा योगदान दिया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को स्थायी राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक प्रेरणा स्पत परिसर के रूप में विकसित किया गया था। इतनी भूमि थी, यानी इतनी लागत, 65 एकड़ भूमि में। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जो भारत की राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके मौलिक योगदान के प्रतीक थे। इसके साथ ही इसमें एक आधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल लोटस के आकार की संरचना में डिजाइन किया गया है। दीपावली यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। कब शामिल है? 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में चल रही यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान दीपावली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह समिति वर्ष 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय के तहत हर वर्ष विभिन्न देशों से आए नामांकन पर निर्णय लेती है। देन यानी कि इसकी 20वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाल किला, नई दिल्ली में। यह पहली बार है कि इस समिति की बैठक भारत में आयोजित हुई थी, जिससे भारत की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और सॉफ्ट पावर को मजबूती मिली थी। देन दीपावली के बारे में बेसिक हैं, इनको आप जानते ही हो। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर, यानी कि सेस अधिनियम 2025। ये वित्त मंत्रालय ने लाया है। देन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो पान मसाला जैसे डिमेरिट्स गुड्स हैं, उनके उत्पादन पर विशेष उपकर लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए स्थिर लक्षित राजस्व जुटाना। ठीक, अब जो इनसे यानी पान मसाला जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर मशीनों के उत्पादन क्षमता के आधार पर उन पर उपकर लगाने का प्रावधान करता है ये एक्ट। बस बेसिक है, समझ लो। यानी सेस लगेगा इस एक्ट के माध्यम से, किसके लिए? स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर 2025 अधिनियम आया, बस उसी लिए। ठीक है। देन कुछ यानी कि सिन गुड्स जैसे तंबाकू, पान मसाला, ये सिन गुड्स हैं। दंड का प्रावधान इतना है। देन फिर उसके बाद इतना, एक बार देख लेना, एग्जाम इंपोर्टेंस कमी है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना और जाति जनगणना का समावेशन। देखो
भारत में जनगणना कराने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। देश में जनगणना कराने का सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बाद में सम्राट अकबर के वक्त में अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलता है। भारत में पहली आधुनिक जनसंख्या जनगणना 1865 और 1872 के बीच हुई थी। आपको बताना उस समय कौन वायसराय था। देन भारत ने अपनी पहली समन्वित जनगणना 1881 में हुई थी। इस समय वायसराय, आपको दो ऑप्शन है, रिपन थे या लेटिन थे, कौन थे वो बताना है। ठीक है, कमेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहो, ये भी हमें एक पुश करने का तरीका है। 12 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 की जनगणना कराने के प्रस्ताव को 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी प्रदान की है। देन भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक सांख्यिकी कार्य है। विश्व का सबसे बड़ा। वर्ष 2027 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी। इसे ऐसे याद कर लो, 8 इंटू 2 16, याद हो जाएगा ना आपको कि स्वतंत्रता के बाद 8वीं है और देश की 16वीं है। देन आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2027 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति जनगणना शामिल होगी। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रही है। अब यानी पहली बार मोबाइल ऐप्स का यूज होगा इसमें। देन जनगणना 2 अलग अलग चरणों में होगी। ठीक है, डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना है देश की ये। देन समर्पित, यानी कि जनसंख्या से समर्पित एक पोर्टल है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट, यानी कि इसके फेज हैं, जैसे कि पहला चरण है वो कब से लागू है, बेसिक है बस। पहला चरण मकान सूचीकरण, मकानों की गणना। दूसरा चरण जनसंख्या की गणना। देन एक ये लिस्ट दी हुई है आपको, ये देखो लिस्ट। अब इसमें जनगणना वर्ष दे रखा है, यानी कि 2011 में कितने लोग थे, ग्रह कितने थे, लोग कितने थे वो यहाँ पे दे रखा है। साक्षरता दर 73%, लिंग अनुपात 943, कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 31.1%। अब जो न्यू डाटा आएगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, लेकिन 2011 का तो काम आएगा ही ना कंपैरिजन करने में, एक बार देख लो इसको। देन नेक्स्ट, 56वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। अगर मुझसे पूछे ना कोई कि इसका सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, तो बस इतना याद कर लो कि गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था। कहां पर? गोवा के पणजी में। बस इससे ज्यादा इससे पूछा नहीं जाएगा सामान्यतः कुछ भी, लेकिन फिर भी हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि हाईलाइट तो पहले से कर ही रखा है इसमें। IFI 2025 का उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई निर्देशक गैब्रियल मस्कारो की द ब्लू ट्रेल एक विज्ञान कथा फिल्म है। इस फिल्म ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिल्वर वियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था। महोत्सव में स्पेनिश फिल्म मेकर ओलिवर लैक्स की फिल्म सिरात को मिड फेस्ट फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया था। देन IFI 2025 के लिए जापान फोकस देश रहा, जबकि पार्टनर देश स्पेन, स्पॉटलाइट देश ऑस्ट्रेलिया था। एस्ले मेफेयर द्वारा लिखित और निर्देशित वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। इस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अकिनोला डेविस जूनियर को उनकी प्रभावशाली और भावनात्मक फिल्म माई फादर्स शैडो
यूके और नाइजीरिया के लिए 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFI में स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देन नेक्स्ट, फिल्म अ पोएट के मुख्य अभिनेता उवेई मार रियोस को 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया। जारा सोफिया ओस्ताना को स्लोवेनियाई फिल्म लिटिल ट्रम्बल गर्ल्स में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला के सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 50 वर्ष पूरे होने के लिए सम्मानित किया गया था। संतोष दावखर को उनकी मराठी फिल्म गोंधल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार फिल्म बनाने पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को पुरस्कार हैसम फराहमंद को ईरानी फिल्म माई डॉटर्स हेयर के लिए और टॉनिस पील को एस्टोनियाई फिल्म फ्रैंक के लिए प्रदान किया गया था। हिंदी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के निर्देशक करण सिंह त्यागी को भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 56वें IFI समारोह में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार वंदिस वेंडेटस सीजन 2 को मिला था। एरिक स्वेंस द्वारा निर्देशित नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को शांति, अहिंसा, इंटर कल्चरल संवाद को बढ़ावा देने के वाले सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक से कुछ देख लो पहले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हुआ था। बाकी सेम ही है सब कुछ, वीडियो पॉज करो देख लो, बाकी PDF तो होगी आपके पास। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर 2025 को महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। यह 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया था। उनकी यानी 150वीं जयंती को समर्पित वर्ष भर का राष्ट्रीय अभियान था। भारत सरकार ने 2021 में निर्णय लिया कि प्रत्येक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। देन 1 से 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा घोषित किया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव खूंटी वर्तमान झारखंड में हुआ था। उनको जनजातीय समाज धरती आबा अर्थात धरती के पिता के नाम से सम्मान देती थी। अब इन्होंने यानी जो आंदोलन 1899 और 1900 के आसपास चलाया था, जिसे उलगुलान या महान क्रांति कहा जाता है। उनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। 9 जून 1900 को रांची जेल में लगभग 25 वर्ष की अवस्था में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बिरसाइत नामक नए धर्म की स्थापना की थी। झारखंड राज्य का पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इसी दिन पर यह बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बनता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है जल संचयन जन भागीदारी JSJV पुरस्कार 2025। ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत समुदाय आधारित जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संचयन जन भागीदारी JSJV पुरस्कार 2025 घोषित किए गए और 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के साथ ये पुरस्कार प्रदान किए थे। जल संचयन जन भागीदारी JSJV जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की एक पहल है।
इसमें सरकार के साथ समुदाय और अन्य हितधारक मिलकर कृत्रिम भूजल पुनर्निर्माण, जल भंडारण से जुड़ी संरचनाएं बनाते हैं या पुनर्जीवित करते हैं। जल संचयन जन भागीदारी की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात से होती है। जन शक्ति फॉर जल शक्ति की परिकल्पना से प्रेरित होता है। पुरस्कार है, यानी कि श्रेणी 1 में कोई शामिल होगा उसको 2 करोड़, श्रेणी 2 में शामिल होगा उसको 1 करोड़, श्रेणी 3 में शामिल होगा उसको 25 लाख मिलेंगे। अब उत्तरी जोन में यूपी के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, देन वाराणसी उत्तर प्रदेश, जलौना उत्तर प्रदेश। शीर्ष 10 नगर में रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप 1 रैंक है। देन 3rd रैंक पर इसी में शीर्ष 10 में गोरखपुर नगर निगम आता है। उत्तरी जोन में चित्रकूट श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश का आता है। देन पूर्वी जोन श्रेणी 3 में बिहार का नालंदा आता है। ठीक, कुछ बेसिक है, बस एक बार देख लो, बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। नोडल अधिकारी अंशुमान सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, शेखर आनंद। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, देन राजस्थान। क्लियर? डिजिटल वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल डेटा संरक्षण नियमावली 2025, ये 2023 के एक्ट के तहत आई है। नियमावली है, बेसिक समझ लो, बाकी कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं। सरल दृष्टिकोण का पालन करता है, यानी कि सिंपल, एसेसिबल, रैशनल, एक्शनेबल, इसके 7 मुख्य उद्देश्य हैं। ये फ्यूडेसरी न्याय मतलब ट्रस्ट पर आधारित है। किस पर? ट्रस्ट पर, विश्वास है। अब दंड कितना होगा? वीडियो पॉज करो, देखो, क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। किसके उपलक्ष्य में किया गया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, आर्य समाज की स्थापना के लिए 150 वर्ष, इन दोनों के उपलक्ष्य में किया गया था। किसने यानी शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जो मुख्य अतिथि भी थे। यानी जो आर्य समाज है या महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका श्लोक है ये वाला, जिसका अर्थ है, आइए हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं और उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर जाएं। देन ये कार्यक्रम जो महानंद यानी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है, उसका समापन का भी प्रतीक था। दयानंद सरस्वती के गुरु मथुरा में गुरु विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। 59 वर्ष की आयु में वैदिक सत्य की निर्भीक उद्घोषणा के कारण षड्यंत्रों के चलते 1883 में के अंत में उन्हें जोधपुर में जहर दे दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्माण के पश्चात उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद और अन्य आर्य नेताओं ने हरिद्वार के समीप गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जहां वैदिक शिक्षा और आधुनिक विषयों का समन्वय किया। 23 दिसंबर 1946 को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की घटना के बाद आर्य समाज समुदाय एकजुटता से व्यापक विरोध आंदोलन खड़ा हुआ। इसी एकता और संकल्प का परिणाम था वर्ष 1927 में महात्मा हंसराज के नेतृत्व में आयोजित प्रथम आर्य महासम्मेलन। ये वाला टॉपिक है, बेसिक आपको पता ही होगा, बाकी सब कुछ एग्जाम रिलेवेंट कोई भी नहीं है इसमें। दिल्ली लाल किले के पास भीषण विस्फोट, तो ये कहां पर हुआ था? पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास। बस, एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं इससे। देन केरल चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित हुआ है। कब हुआ था? 1 नवंबर 2025 को
तभी केरल पिरवी मनाई गई थी। चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना कब लॉन्च हुई थी? 2021 में लॉन्च हुई थी। देन नेक्स्ट, मॉडल यूथ ग्राम सभा एक शैक्षिक पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आया था। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को ग्राम सभा प्रक्रियाओं का व्यवहारिक अनुभव देना। किसने लॉन्च की थी? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से इस मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत की थी। ठीक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का शताब्दी समारोह, यानी कि इन्हें 100 ईयर्स हो रहे हैं। सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी इसके मुख्य अतिथि थे। इसी उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट एंड 100 रुपए के सिक्के का विमोचन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर वर्ष 1925 में नागपुर में की थी। महाराष्ट्र के वर्धा की समाज सेविका लक्ष्मीबाई केलकर ने डॉक्टर हेडगेवार से विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत वर्ष 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन, राष्ट्रीय सेवा समिति का शुभारंभ किया। महिलाएं राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ सकती हैं। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के मार्गदर्शन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के निर्माण की प्रक्रिया मई 1951 में प्रारंभ की थी। डॉक्टर केशव वलीराम हेगड़े संस्थापक हैं इसके। देन वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान कौन है इसके लीडर? तो मोहन भागवत। 100 रुपए का सिक्का, स्मारक डाक टिकट बेसिक है, पढ़ लेना। द नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसमें टोटल इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। देन यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी है, राज्य राजमार्गों पर कितनी है, अन्य सड़कों पर कितनी है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन मृत्यु संख्या के मामले में यूपी सबसे अधिक है। सड़क दुर्घटना के मामले तमिलनाडु सबसे अधिक, उसके बाद मध्य प्रदेश। मृत्युओं की संख्या में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद तमिलनाडु। ठीक, रिपोर्ट है, बेसिक समझ लो बस। दोपहिया वाहन से सबसे ज्यादा होती है। देन उसके बाद पैदल यात्रियों की 20% याद रखना है, दोपहिया वाहन और पैदल यात्री। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में शामिल हो चुका है। लखनऊ को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत शामिल किया गया। यह मान्यता लखनऊ की ऐतिहासिक अवधि रसोई, उसकी समृद्ध पाक सृजनात्मक परंपरा का वैश्विक स्वीकार है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। 2025 से नेटवर्क के रचनात्मक क्षेत्रों में आर्किटेक्चर्स को जोड़ा गया है। पहले इससे 7 क्षेत्र हस्तकला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, आर्ट्स और संगीत यथावत हैं। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा यूनेस्को द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। यह भारत का गैस्ट्रोनॉमी में दूसरा शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद 2019 में शामिल हुआ था। यह घोषणा वर्ष 2025 के 43वें सम्मेलन में हुई थी, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में 30 से 13 नवंबर तक चला था। भारत में अब कुल 9 शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है।
जयपुर को हस्तकला व लोक कला, वाराणसी को संगीत, चेन्नई को संगीत, मुंबई को फिल्में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी पाक कला, श्रीनगर को हस्तकला व लोक कला, ग्वालियर को संगीत, देन कोझिकोड को साहित्य में, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी पाक कला। अब देखो ये 70वीं बीपीएससी में ये पूछा था कि कोझिकोड साहित्य वो किस राज्य से संबंधित है या साहित्य में शामिल कौन सी सिटी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3 तरीके से, तो इसलिए इसको एक बार बेसिक रिवाइज कर लो, अगर हो सके तो इनकी लिस्ट करके अपनी टेबल डेस्क के सामने चिपका दो जिससे याद हो जाए आपको। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। स्मरणीय यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाड़ी याद गुजरात में हुआ था। 1918 में कृषक आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने योगदान दिया था। इसके बाद 1928 में यानी प्रमुख कृषक आंदोलन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तभी महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। रियासतों का विलय सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1947 में उनके नेतृत्व में स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया। वीपी मेनन इसके सचिव थे। 31 अक्टूबर 2018 को पीएम द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित की गई थी। गुजरात के केवड़िया एकता नगर में सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बेसिक है, जैसे जन्म कब हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, जन्म स्थान नाडियाद, वर्तमान खेड़ा गुजरात, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को। कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए थे 1931 में कराची अधिवेशन में। स्वतंत्र भारत में पद प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का था। सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न 1951 मरणोपरांत मिला था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या याद रखना है कि मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे परियोजनाओं में से एक है, इतनी इसकी लागत है। ठीक, भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन भी लॉन्च किया था तभी पीएम द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होता है? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को वैश्विक खाद्य के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। न्यूजीलैंड सऊदी अरब ने भागीदारी देश के रूप में भाग लिया था, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, रूस ने फोकस देश के रूप में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में इतने करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यह भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धताओं में से एक है। यह कार्यक्रम 24वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का भी आयोजन इसी कार्यक्रम के दौरान किया गया था। देन नेक्स्ट, DSIR योजना क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी। 24 सितंबर 2025 को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद DSIR CSIR की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना को 2277.397 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति दी।
यह स्वीकृति 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है। कुछ बेसिक फैक्ट हैं साइंस से रिलेटेड। देन यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विपो 2025 में रैंक 38 तक पहुंचा है भारत, और रुझान आगे और बेहतर करने की अपेक्षा है, तो वो इसी से आगे बढ़ा है। ध्यातव्य है कि NSF के अनुसार वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशनों में भारत अब शीर्ष 3 देशों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरावी सेरंग नई रेल परियोजना। PM मोदी जी जब मिजोरम गए थे ना, तभी इन योजनाओं का उद्घाटन किया था। तो इस योजना से बैरावी सेरंग नई रेल लाइन उद्घाटन हुआ था ना। इस योजना से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। अब इसी पर ही इसके अतिरिक्त 55 बड़े पुल, 88 छोटे पुल भी शामिल हैं इसी पर। देश का दूसरा सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी इसी पर शामिल है। ठीक, सौरांग से मिजोरम की राजधानी आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अब मिजोरम की राजधानी राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जुड़ती है, देख चुके हैं। क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करते हुए पीएम ने आइजोल के मुआलखांग में 30 TMTPA 1000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक, अब भूतापीय ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 है। नीति है तो क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। बेसिक समझ लो। 15 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 को अधिसूचित किया था। इस नीति का लक्ष्य क्या था कि भूतापीय ऊर्जा को भारत के वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना। ठीक, भारत में 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की गई है। ऐसे एग्जाम्पल हैं कुछ: हिमालय, कैम्बिक ग्रेवंस, अरावली महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन इत्यादि। भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावित सैद्धांतिक क्षमता लगभग 10 गीगावाट है। कितनी है? लगभग 10 गीगावाट क्षमता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? CP राधाकृष्णन। इन्होंने B सुदर्शन रेड्डी को हराया था। CP राधाकृष्णन NDA यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से संबंधित थे। इनको कुल 452 वोट मिले थे। ये तमिलनाडु के तिरुपुर से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार कोयम्बटूर तमिलनाडु से सांसद रह चुके हैं। देन नेक्स्ट, जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च या उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति को हटाना, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजनकर्ता संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना 14 दिन पहले दी गई हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति की पद की नैमित्तिक रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति के यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्त होने की तारीख से 6 माह बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सब बेसिक है। लक्ष्मीकांत में आपने फैक्ट पढ़े होंगे ये।
ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 68 में है। देन कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। वैसे एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यानी जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में संसद के सदस्य कौन कौन भागीदारी करता है? क्या इसमें विधायिका के सदस्य भागीदारी करते हैं या नहीं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कितना जवाब देगा, कौन कितनी वीडियो देखता है। 60 दिनों के भीतर यानी कि नए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचित होने के लिए कम से कम 20 संसद सदस्य प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। अगर कोई लाभ के पद पर है तो वो इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पैदा होने वाले संदेह और विवादों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है कि उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप को लॉन्च किया गया था। एनकैप के तहत वायु गुणवत्ता में सुधारित 130 शहरों को लक्षित किया गया था। इसी के तहत यानी जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया था, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता तथा शहर कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों की कार्यान्वयन के आधार पर 130 एनकेप शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। मंत्रालय किस कार्यक्रम के तहत? अब भूपेंद्र यादव थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो उन्होंने पुरस्कार अवार्ड दिए हैं। तो श्रेणी 1 में सबसे टॉप में कौन है? इंदौर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, आगरा सूरत श्रेणी 1 में शामिल है, उत्तर प्रदेश, देन गुजरात। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, यूपी का आगरा शामिल है इसमें। श्रेणी 2 में अमरावती महाराष्ट्र, मुरादाबाद झांसी यूपी के 2 शामिल है सेकंड रैंक पर 3 से 10 लाख की बीच में। 3 लाख से कम में देवास मध्य प्रदेश, परवाड़ू हिमाचल प्रदेश, अंगुल उड़ीसा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यूपी की क्या स्थिति है? तो श्रेणी 1 में आगरा 3 पर था, कानपुर 5 में था। श्रेणी 2 में मुरादाबाद 2 पर, झांसी 2 पर थे, गोरखपुर 5 में था। श्रेणी 3 में अनपारा 5वें स्थान पर है। देन नेक्स्ट NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 कब से जारी होता है? 2015 से। अब कौन सा है? 10th में है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2025 को जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह इंडिया रैंकिंग का 10वां संस्करण है। 9 श्रेणियां हैं इसमें। इसका कुछ निष्कर्ष देखो। समग्र श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को प्रथम स्थान है। अभियांत्रिकी विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 10 वर्ष 2016 से 25 में प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। IIT मद्रास वर्ष पहली बार शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है।
इंडिया रैंकिंग्स यानी कि शीर्ष 5 संस्थान में आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देन इंडिया यानी कि इंडिया रैंकिंग उत्तर प्रदेश के संस्थान की स्थिति क्या है, आईआईटी कानपुर की 5वीं रैंक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 10वीं है। देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की जो लखनऊ में है उसकी कितनी है, 69। देन नेक्स्ट, इंडिया रैंकिंग 2025 की विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान उनमें क्या है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में किसने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली, अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार श्रेणी में आईआईटी मद्रास, मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नू, कौशल विकास यानी कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में श्यामबोस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है। देन राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सतत विकास लक्ष्य संस्थान आईआईटी मद्रास। विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान जैसे अभियांत्रिकी में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, विधि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला के संदर्भ में आईआईटी रुड़की, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया था, पीएम मोदी जी द्वारा किया गया था। इसका शुभारंभ, इस पहल के माध्यम से गांव में जीविका से जुड़ी महिलाओं को सुगमतापूर्व वित्तीय सहायता प्राप्त होगी जो कि उनके कार्यों व्यवसाय में वृद्धि में सहायक होगा। बस यानी कि उन जो व्यवसायी हैं महिलाएं उनको हमें सपोर्ट करना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य। बिहार राज्य संबंधित है, ठीक है। सारा का सारा काम किससे होगा, मोबाइल फोन से। 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट। देन नेक्स्ट, स्कूल शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDISE प्लस रिपोर्ट 2025 शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। वन नेशन वन डेटाबेस के तहत अब इस रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट से आप ऑब्वियसली अनुमान लगा सकते हैं कैसे कैसे क्या रिपोर्ट होगी। जैसे शिक्षकों की संख्या में 6.7% की वृद्धि हुई है, महिला शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, शिक्षण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले से बढ़ी है। देन बाकी सब बेसिक पॉइंट गोलमाल, बिजली यानी कि पहले से बढ़ी है, पेयजल पहले से, बेसिक सुविधाएं वो पहले से बढ़ी हैं। जैसे लड़कियों के लिए शौचालय पहले से बढ़े हैं, लड़कों के लिए शौचालय पहले से बढ़े हैं, यानी कि सब में वृद्धि सामान्यतः। लड़कियों का नामांकन पहले 48.1 था, अब कितना हो गया 48.3, बढ़ा है पहले से बस। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025, ठीक है, आपके पास मैगजीन होगी देख लेना। ऑनलाइन गेम संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 एक्ट है, बेसिक समझ लो बस कुछ, यानी कि जो मनी इन्हीं जो एक्ट है ना वो कुछ जैसे मनी गेम्स आते थे ऑनलाइन तो उनको स्टॉप कर दिया है इंडिया में इसके तहत, तो बस बेसिक जान लो बाकी सब सेम है। मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स सेवाओं को प्रतिबंध करते हुए सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ढांचा तैयार करता है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ई स्पोर्ट्स को भारत में वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी कदम उठाएगी। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा तथा भारत के भीतर दी जाने वाली भारत से बाहर संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर भी लागू होने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम में क्या क्या आएंगे वो लिस्ट है जो कि सामान्य एग्जाम के हिसाब से काम की नहीं है। देन ये कितनी कितनी सजा मिलेगी, ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता, ठीक। देन नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 शहरी स्वच्छता में सुधार लाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 किसने जारी किया था? केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है। जनवरी 2016 में 73 शहरों की रेटिंग के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 का आयोजन किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 9वां संस्करण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लक्ष्यों के अनुरूप है। ठीक। इसकी थीम थी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसमें एक विशेष श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग शुरू की गई है। इस वर्ष के मूल्यांकन में कई नए तत्व जोड़े गए जैसे कि स्वच्छता लक्षित इकाइयां की शुरुआत, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता को अपनाना। रैंकिंग 2024-25 की सुपर स्वच्छ लीग शहर कौन कौन से हैं? इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर तो पहला इंदौर है मध्य प्रदेश का, देन दूसरा गुजरात का, तीसरा नवी मुंबई। 3 से 10 लाख में नोएडा यूपी का आया है। इस श्रेणी में मध्यम शहर यानी कि 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर तो नई दिल्ली, देन तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक। स्वच्छ शहर अवार्ड्स यानी कि इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर तो अहमदाबाद गुजरात पहला, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश का, यूपी का तीसरा है स्वच्छ शहर अवार्ड में 10 लाख जनसंख्या से अधिक में। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर पिरा वाहिदर महाराष्ट्र का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। इस श्रेणी में 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहर देवास मध्य प्रदेश में, कराड़ महाराष्ट्र का है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 शीर्ष स्वच्छ 5 नगरों गंगा नदी के किनारे बसे नगर की रैंकिंग तो पहला टॉप में कौन सा है? प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा कानपुर, पटना और अनूप शहर। ठीक। इसमें शीर्ष 5 स्वच्छ सबसे स्वच्छ 56 परिषदों की रैंकिंग इस प्रकार है। सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना पहली है, देववाली कैंट महाराष्ट्र सेकंड है, देन बाकी ये तीनों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम जबलपुर गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में यूपी का प्रदर्शन क्या है? स्वच्छ शहर पुरस्कार श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में लखनऊ नगर निगम को तीसरा, आगरा नगर निगम को 10वां ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं। इसी श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में गोरखपुर नगर निगम चौथा रहा है, मुरादाबाद 10वां। ठीक है। यानी यूपी का एग्जाम दे रहे हो आप तो बेसिक पढ़ लो बस, कौन पहला है सब में यूपी से। ये वाला पॉइंट देखो, प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया है। स्वच्छ महाकुंभ 2025 विशेष पहल का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष मान्यता प्रदान की गई है। गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है खेलो भारत नीति 2025 पॉलिसी है। तो पॉलिसी यानी कि 2001 की जो पॉलिसी थी उसका स्थान लेगी। इसमें बेसिक विजन क्या है इसका? राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग। बाकी सब बेसिक पॉइंट है, देख लो बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब टॉपिक्स ना पढ़ो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बस बेसिक रीडिंग पढ़ लो, बाकी जो एग्जाम रिलेवेंट है उनको हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो अपनी बेसिक नोट से। आपके पास करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी या प्रिंट आउट होगा, बुक होगी, तो भी आप पढ़ सकते हो ना। डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।
डिजिटल इंडिया मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल के रूप में सशक्त समाज, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया था। 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। डिजिटल इंडिया का आदर्श वाक्य क्या था? पावर टू एम्पावर। पावर टू एम्पावर आदर्श वाक्य था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ICRIER द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के संदर्भ में G20 देशों में तीसरे स्थान पर है। इंपोर्टेंस है, वर्ष 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के देश की समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करने का अनुमान है, जो पारंपरिक क्षेत्रों में वृद्धि से अधिक होगी। कुछ अब इसका डाटा है पूरा। 5G कनेक्टिविटी से संबंधित भारत नेट, इसका उद्देश्य क्या है? गांवों को इंटरनेट से जोड़ना। इंडिया एआई मिशन, ये लास्ट टॉपिक भी होगा अपना। 7 मार्च 2024 को पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की थी। यद्यपि इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य 5 वर्षों में 10,371.92 करोड़ के बजट के साथ एक सुदृढ़ समावेशी एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 30 मई 2025 तक भारत की नेशनल कंप्यूटिंग पावर 34,000 जीपीयू से अधिक हो गई है, जो एआई अवसंरचना विकास में प्रमुख उपलब्धि है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य टॉपिक खत्म होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य जितने भी आई दृष्टि करंट अफेयर्स में टॉपिक थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपके टॉपिक्स कुछ क्लियर होंगे और आपने जो रिवीजन नोट्स बनाए होंगे वो भी आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ, जिनका हम रिवीजन क्लास में या फिर अन्य बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे सभी को हेल्प मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।